नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों और आज आपके सामने मैं दिल्ली पुलिस के जीएस के बारे में थोड़ी-सी बातें करूँगा। किस तरीके से एडीकेटी अब आने वाले समय में आपसे क्वेश्चन पूछ रही है। अगर आप दोस्तों दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ या एससीएम का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए कि एडुकेटी के जो सिमिलर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसी तरीके से मैं आपके सामने आज डिस्कस करूँगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से जीएस की क्लास लेता आता रहूँगा और जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एडुकेटी के द्वारा उनको ब्रीफली डिटेल से चर्चा करता रहूँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट गृह मंत्री कौन थे? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों, गृह मंत्री के बारे में आप बहुत बातें जानते हो, लेकिन हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो अंतरिम सरकार में जब गठन हुआ था, हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार से इसका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, क्योंकि इनकी 150वीं जयंती भी मनाई जा रही है। इनके बारे में जितनी ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना। जैसे बारदौली सत्याग्रह से ये संबंधित है, हमारे देश के लोहे पुरुष इनको कहा जाता है। इनकी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है गुजरात के अंदर। वो सारी बातें दोस्तों इनके बारे में थोड़ा पढ़ के जाना, पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी थोड़ा-सा आंसर किया करें, क्योंकि इसी से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। दोस्तों, यूपीएससी के लेवल का आपके सामने एग्ज़ाम रख रही है एडुकेटिव बना-बना के, तो आपको इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि आप अब वन लाइनर क्वेश्चन से हट के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे पहुँच रहे हैं। इसमें दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। इसमें क्या कहा गया है? इसने केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की। ये 1892 का दोस्तों भारत शासन या भारतीय परिषद अधिनियम की बात कर रहा है। इसने विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। इसने प्रांतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। दोस्तों, जब ये 1892 का अधिनियम आया था, तो उसमें दोस्तों सिर्फ एक ही बात कही गई थी कि जो हमारे देश के अंदर विधान सभा परिषद जो चला रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन पे ही चर्चा करने का या बजट के अंदर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो इसमें ये दोनों गलत हो जाएंगे, पहला और तीसरा। और इसमें दोस्तों आपका बी क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है क्या पूछा गया, आपसे सही विकल्प पूछा गया है। दोस्तों, सारी बातें को ध्यान रखते चलना है, क्योंकि आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए ये सही है या फिर यहाँ पे गलत है। इसका आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों, इसका आंसर होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी दोस्तों आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के संघीय समिति के सदस्य थे, जब हमारे अध्यक्ष थे, जब हमारे देश की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे देश में जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, हमारे देश की पहली कैबिनेट बैठी थी, उस टाइम पे भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। के एम मुंशी का भी दोस्तों एक पद था। दूसरा इसमें आप याद रखना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो हमारे देश के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारे देश की जो संविधान सभा थी उसके अंदर प्रारूप समिति बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को प्राय अर्ध संघीय या संघीय रूप में, संघीय भावना में एकात्मक रूप में वर्णित किया जाता है। यह मुख्यतः किसकी विशेषता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, हमारे देश का संघीय ढांचा आपको पढ़ना है। हमारा देश संघीय ढांचा में कौन कौन सी व्याख्या करता है? जैसे मैंने कहा, संघीय ढांचा में हमारे दोस्तों हमारे देश में अंदर एकल
नागरिकता है। संघीय ढांचे के अंदर हमारे देश में दोस्तों एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो आपको ये चीज़ें याद रख लेनी है। इसमें क्या पूछा गया आपको? विशेषता पूछी गई है एकात्मक की। एकात्मक की मतलब याद रखना दोस्तों, इसमें मजबूत केंद्रीयकरण होगा। यानी संघ के सरकार को मजबूत केंद्रीयकरण प्रवृत्ति की और शक्तियाँ प्रदान करता है। आपको दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है हमारे देश के संविधान के अंदर कौन सी अनुसूची के अंदर कौन सी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में इनमें से कौन से शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन याद रखना दोस्तों, ऑप्शन से भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये याद रखना दोस्तों, इसका आंसर है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। संप्रभु दोस्तों हमारे देश के संविधान में पहले ही प्रस्तावना में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारे देश का संविधान लिखा गया, तब से ही जोड़ा जा रहा था। गणतंत्र भी तभी जोड़ा था, ये बाकी हमने स्टार्टिंग में ही जोड़ लिए थे। इसमें दोस्तों एक अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ये क्वेश्चन मैंने आपको दोस्तों पहले भी डिस्कस किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रारंभ में 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। इसमें मूल रूप से कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां हैं? तो इसमें याद रखना है दोस्तों आपको, ये अनुच्छेद जब हमारा देश का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, जिसको 2 साल 11 महीने का समय लगा था। तो आपको ध्यान रखना है इसमें समय कितना लगा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब। तो अब आपसे दोस्तों थोड़े से ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैंने आपको बताया पॉलिटी के क्वेश्चन। पॉलिटी से इस तरीके से आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे मौलिक अधिकार हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, मौलिक कर्तव्य हो, किसी भी तरीके से कोई भी आर्टिकल आपसे पूछा जा रहा है, आपको स्टेटमेंट में अब उनको तैयार करना है। दोस्तों पहले तो आप पढ़ रहे थे, सिर्फ एक वन लाइनर से क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उससे अब बात नहीं बनेगी। अब आपको दोस्तों पूरी तरीके से संविधान पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। जीएस का पोर्शन दोस्तों कांस्टेबल में सबसे ज़्यादा आता है, आपको सबको पता है, क्योंकि जीएस से ही, अगर जीएस जिसकी अच्छी है, अगर कोई 35 या 40 के आसपास, 35 या 30 के आसपास कोई क्वेश्चन कर रहा है जीएस के अंदर, तो वो बहुत अच्छा सेफ जोन में है, आपकी ज़रूर नौकरी लगेगी, उसके अंदर आपको कांस्टेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसमें दोस्तों पूछा गया है भूमि और कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, विवाह, कानून, गोद लेना समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। आपको मुझे बताना है आंसर क्या है। मैंने आपको दोस्तों एक सूची का नाम पूछा था, उस अनुसूची का नाम बताइए जिसके अंदर समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची आती है। तो वो आपको मैं बता देता हूँ, वो है दोस्तों हमारे देश के संविधान की 7वीं अनुसूची। अभी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत से ही आपसे सवाल पूछा गया है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं। भूमि और कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, विवाह, कानून और गोद लेना समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय न्याय संहिता के छोटे छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में पेश किया गया है। आपको दोस्तों थोड़ी सी एक बात मैं बता देता हूँ, अगर कहीं पर भी तुम पे ऐसा स्टेटमेंट आता है, जैसे कुछ बात उसमें ऐसी बढ़ा चढ़ा के, या तो बढ़ा चढ़ा के कह दी जाती है, या फिर वो बिल्कुल लो लेवल पे कह दी जाती है, तो आपको उस स्टेटमेंट को हमेशा के लिए हटा देना है। पहले उसी को नेगलेक्ट करना है, उसी को हटाना है। जैसे इसमें कहा गया है, पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए जरूर। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? भारतीय न्याय संहिता के छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में पेश किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, नए कानून के तहत संक्षिप्त सुनवाई का दायरा केवल, ये केवल जब आ जाता है दोस्तों, ये केवल ही आपका आंसर दे देगा, केवल गंभीर अपराधों तक सीमित कर दिया गया है। दोस्तों जब ऐसा कहीं पर आप केवल देखें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक कोई बात देखें, तो वहाँ पे उस स्टेटमेंट को आपको गलत कर देना है। अगर मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करता हूँ, अगर मैं इस स्टेटमेंट को गलत भी करता हूँ, तो आपका क्वेश्चन ईजिली आ जाएगा। जिसमें देखो दोस्तों, अगर 2 गलत है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी सही।
ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सा सबसे बड़ा सुधार किया गया है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें कोई भी ना मौलिक अधिकार का परिचय दिया गया, ना सुप्रीम कोर्ट का अनुमोदन किया गया। सभी मौजूदा कानूनों, देखो ये सभी है, सभी, इसको तो हटा ही देना। ठीक है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन को हल करने हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। साक्ष्यों का डिजिटलीकरण करना भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बड़ा उद्देश्य था, जब ये बीएनएस आया और बीएनएसएस आया। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? दोस्तों आपको बताना है किस केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित के बारे में ये बात कर रहा है। तो केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों हमारे देश के अंदर है दिल्ली। दिल्ली की जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, 11,000 के आसपास है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार में उद्गम नहीं होती? अब ये उद्गम पता है दोस्तों, जहाँ से हमारी नदी जो निकल के चलती है और फिर जाके वो समुद्र में जाके गिर जाती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रायद्वीपीय भारत की। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, हमारे देश का जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है वो इस तरीके से दोस्तों ये बनता है। यहाँ पे गोदावरी बहती है, यहाँ पे आपकी कृष्णा, कावेरी। तो यहाँ पे गंगा नहीं बहती। गंगा दोस्तों आपको ऊपर से बहती हुई दिखाई देगी। अब ऊपर से कैसे? ऊपर से यहाँ पे गंगा निकलती है दोस्तों, और गंगा यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई दिखाई देगी। तो प्रायद्वीपीय भारत, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं दोस्तों। जो हमारा भाग भारत तीनों तरफ से घिरा होता है उसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों गंगा नदी नहीं आती, तो ये उद्गम नहीं लेगी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है? दोस्तों पूर्वोत्तर भाग के आपको पठार सारे याद करके जाने हैं, क्योंकि पठार से क्वेश्चन आ रहे हैं, नदी से क्वेश्चन आ रहे हैं। पठार दोस्तों एक दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, शिलांग का पठार है, और छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत ही मालवा का पठार आ जाता है, और बुंदेलखंड का पठार आ जाता है, बघेलखंड का पठार आ जाता है। तो आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सा पठार पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। दोस्तों पूर्वोत्तर भाग में आपको दिखाई दे रहा होगा, पूर्वोत्तर के राज्यों का नाम भी वहाँ पे, इसकी एक राजधानी भी है, इसका नाम है शिलांग का पठार। पूर्वोत्तर के अंदर मेघालय की राजधानी शिलांग है। तो आपको याद रखना है इसका ही यही पठार है वहाँ पे, इसको याद रखना पूर्वोत्तर के भाग के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पश्चिम तटीय मैदान की एक पहचान है? अधिक वर्षा होती है क्या पश्चिम तटीय मैदान में? अधिक वर्षा होती है, विशाल डेल्टा बनाते हैं, लेगून बैक वाटर है, ये तीनों के तीनों गलत हैं। तो इसका मैंग्रोव यहाँ पे बनते हैं, ये याद रखना। मैंग्रोव, ये इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम तटीय मैदानों का। दोस्तों हमारे देश के अंदर पश्चिम तटीय जो मैदान हैं वो ऐसे हैं, ये यहाँ पे पश्चिम तटीय मैदान है, इनको ध्यान रखना है, इनको पश्चिम तटीय मैदान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये बताना है जन्म दर के बारे में। तो जन्म दर प्रति वर्ष 1,000 लोगों पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को मापती है। बिल्कुल सही जवाब है। आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कर देना। अगर ये हमारा सही हो गया तो ये हमारा गलत भी हो गया, ये भी ध्यान रखना। ये हमारा बी ऑप्शन भी हट गया। कुल कारकों में से पुश या पुल, ये दोस्तों दोनों दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। मृत्यु दर हमेशा जन्म दर से अधिक होती है। दोस्तों जब मृत्यु दर होती है तो जिस देश की मृत्यु दर अधिक होगी उस देश की तो जनसंख्या ही कम होती चली जाएगी, तो वो हमेशा सो कभी नहीं रह सकती। मैंने आपको स्टेटमेंट पहले ही बताया था कि जब भी कभी किसी स्टेटमेंट में हमेशा आ जाए, केवल आ जाए, या फिर अधिक से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, तो आपको उस क्वेश्चन को हटा ही देना, उस क्वेश्चन को गलत ही गलत कर देना है। तो आपको ये जो स्टेटमेंट है ये वाला आपका गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। यानी कि तीसरा अगर गलत है तो आपका ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत मुख्य रूप से सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों की अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? ये बात कर रहा है दोस्तों ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर दोस्तों कहाँ पाई जाती है? आपको सबको पता होना चाहिए। हमारे देश के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर, सॉरी, हमारी पृथ्वी के ऊपर हमारी जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और
रिफ्लेक्ट भी कर देती है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पे ये जो हार्मफुल रेज़ हैं, किरणें हैं, ये नहीं आने देती, जिससे हमें कोई भी चीज़ का खतरा नहीं होता। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों की भूमिका क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वन्यजीव को संरक्षण करने के लिए और प्राकृतिक आवास की सुरक्षा करने के लिए, व्यापार को नियंत्रित करने के लिए या चुनाव की निगरानी हेतु। तो ऑप्शन से ही आपको पता लग रहा होगा कि वन्यजीव से संबंधित है, तो वन्यजीव का ही इसका आंसर हो जाएगा। तो वन्यजीव दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हमारे देश के अंदर जब पूरी दुनिया इकट्ठे होकर बैठी थी, सबके सब बैठे थे, स्टॉकहोम में ये सम्मेलन हुआ था 1972 के अंदर दोस्तों। वहाँ पे हमारे देश की उस टाइम की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो भी गई हुई थी। आते ही उन्होंने जब ये सम्मेलन अटेंड करके आई घर अपने देश के अंदर, तो उन्होंने एक अधिनियम बनाया था जिसको कहा था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। दोस्तों ये 1972 अधिनियम था और इसके अंतर्गत हम वन्यजीव और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा हेतु ये हमने बनाया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली तूफान से प्रभावित हो सकती है? ये जीपीएस सिग्नल सटीकता होती है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, पनडुब्बी संचार, पाइपलाइन। दोस्तों इसका आंसर आप कॉमन सेंस में जरूर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सब के सब दोस्तों प्रभावित होंगे जब कभी भी तूफान आएगा। अलकनंदा नदी का उद्गम आपको पता होना चाहिए, सतोपंथ हिमनद से होता है। सतोपंथ हिमनद से होता है। दोस्तों अलकनंदा जिस टाइम पे निकलती है, वो भगीरथी मिलके, जहाँ पर देवप्रयाग है वहाँ पर ये मिलके गंगा नदी का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे पहले गंगा नदी बिजनौर जिले में प्रवेश करती है, और अगर आपसे पूछा जाए मैदान में सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करती है, तो हरिद्वार जिले में प्रवेश करती है। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपकी जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है या फिर अरब सागर में गिरती है, और बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने से पहले ये कौन सा डेल्टा का निर्माण करती है, ये याद रखना है दोस्तों। आपका जो सुंदरबन का डेल्टा है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा और गंगा नदी के द्वारा बनाया जाता है, निर्मित है। याद रखना दोस्तों, अलकनंदा और भगीरथी मिलके गंगा का निर्माण करती है, जो कि देवप्रयाग में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सूर्य तप की भिन्नता को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है, मैं अगेन आपको बता दूं, यहाँ पे नहीं है पे ध्यान देना है, क्योंकि आपसे दिल्ली पुलिस के अंदर ये सब चीज़ें जरूर ऐसे पूछी जाएगी। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब स्टेटमेंट का ध्यान देना है, क्योंकि नहीं को और गलत को भी ध्यान से आपको पढ़ना है। इसमें पूछा गया है कि सूर्य तप दोस्तों क्या होता है? इंसोलेशन होता है। इंसोलेशन से मतलब है कि जब हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं तो कितना तो रिफ्लेक्ट करती है और कितना वो ऑब्जर्व करती है, कितना तो वो परावर्तित करती है और कितना अपने अंदर समा लेती है। ये आपसे पूछा है। किसी एक क्षेत्र में जल निकाय की उपस्थिति क्या प्राथमिक कारक है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, वातावरण की पारदर्शिता, सूर्य की किरणों का झुकाव। दोस्तों ये तीनों के तीनों तो कारण हैं, ये तीनों के तीनों तो कारण है, पर ये कारण नहीं है, ये याद रखना। किसी एक क्षेत्र में जल निकाय की उपस्थिति से कोई भी सूर्य तप यानी इंसोलेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ये आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य ग्रहण के बारे में आपसे बात कर रहा है। सूर्य ग्रहण चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आने पर पृथ्वी पर छाया डालता है, सही जवाब है दोस्तों। चंद्र ग्रहण के बारे में बात कर रहा है। चंद्र ग्रहण अमावस्या के दौरान, ये अमावस्या में नहीं होता दोस्तों, ये होता है पूर्णिमा के तहत। जब पूर्णिमा होती है, ये पूर्णिमा पे होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बी सही। ठीक है दोस्तों, अब याद रखना। अक्षोमंडल के बारे में बात कर रहा है। अक्षोमंडल से याद रखना, अक्षोमंडल में तापमान प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री दर से घटता है। कथन दूसरा कह रहा है, मध्यमंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटने लगता है और लगभग 80 किलोमीटर पर 100 डिग्री तक पहुंच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, जब भी आप ऐसे स्टेटमेंट को पढ़े कि 100 डिग्री पहुंच गया है, तो उस स्टेटमेंट को गलत कर देना है, उस कथन को गलत कर देना है, और ये आपका कथन सही है। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो 165 की हाइट पर जाने पर आपका 1 डिग्री तापमान की दर से घटता चला जाता है, यानी 1 किलोमीटर पर जाने पर आप 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का अंतर देखने को मिलता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसको कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों सामान्य ताप ह्रास दर, यानी नॉर्मल लैप्स रेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन सही है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपकी सारी चीज़ें थी, आपको ध्यान रखना है, बस ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आने वाले समय में मैं इसी प्रकार से वीडियो लाता रहूँ, आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं जितने भी एडुकेटी के द्वारा समान क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उनको डिस्कस करता रहूँगा इसी तरीके से। आपकी तैयारी में थोड़ा-सा भी कॉन्ट्रिब्यूशन दे पाऊँ दोस्तों, थोड़ा-सा मेरे लिए भी आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आने वाले समय में इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो